हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपका मकसद ओनली 2024 सिलेक्शन लेना है तो आप सभी के लिए यह क्लास परफेक्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होगा। तो आप लोग हर प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करने की कोशिश करना। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझो। पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, तो देखो पहला प्रश्न है ना, करा है शब्दों का सही संबंध बताएं। क्या बताना है? शब्दों का सही संबंध। हमें इस तरह से सोचना है इन सभी प्रश्नों में कि इस तरह से सोचना है कि त्रुटि का संबंध जिस प्रकार भारी भूल से है ना, यानी त्रुटि से जिस प्रकार भारी भूल बना है और भारी भूल से जिस प्रकार त्रुटि है, उसी प्रकार यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन का चयन करें ताकि हमारा वही संबंध अति उत्तम से हो जाए। तो हमें किस तरह से यहाँ सोचना होगा और लॉजिक लगाना होगा भाई। तो देखो ऐसे प्रश्नों में हमें इस तरह से सोचना होगा, इस तरह से कि जिस प्रकार त्रुटि से क्या हुआ, भारी भूल जिस प्रकार हुआ, तो किस प्रकार हुआ तो समझना। अगर हम बात करें इस तरह से कि त्रुटि क्या है भाई और भारी भूल क्या है, तो देखो इस तरह से आप लोग लॉजिक लगा सकते हो कि त्रुटि जो है ना वह गलती का छोटा रूप में है। गलती का क्या होता है? छोटा रूप। जैसे कोई गलती कर दी हो कोई काम में तो वह क्या हुआ है? त्रुटि हुआ है। और भारी भूल की बात करें ना, जब आप बहुत बड़ा गलती कर दिए हो, इस तरह से आप सभी को सोचना होगा कि त्रुटि से भारी भूल इस प्रकार हुआ है कि त्रुटि जो है ना वह छोटा भूल है। त्रुटि क्या है? छोटा भूल। और भारी, यहाँ त्रुटि जो है ना छोटा सा मिस्टेक यानी छोटा गलती है, लेकिन भारी भूल की बात करें ना तो यह बड़ा मिस्टेक है यानी बड़ा गलती है। अब इसी प्रकार से सोचना होगा कि अति उत्तम क्या है भाई, तो अति उत्तम जो है ना अच्छा, जिसे गुड कहते हो, अच्छा का बड़ा भाग है अति उत्तम। अति उत्तम जो है अच्छा का बड़ा भाग है, तो अच्छा का छोटा भाग कौन सा होगा भाई? स्वीकार्य नहीं ना, विशिष्ट नहीं ना, असंतोषजनक नहीं, क्या होगा? शानदार कहते हो तो क्या है? तो अच्छा का ही एक भाग है, लेकिन अच्छा का छोटा रूप कौन सा है? तो शानदार। और अच्छा का बड़ा रूप की बात करें तो अति उत्तम। तो इस तरह से आप सभी को इन प्रश्नों में सोचना होगा कि त्रुटि जो है गलती का छोटा भाग है, उसी प्रकार भूल जो है गलती का बड़ा भाग है। इसी प्रकार समझना है कि शानदार जो है क्या है? तो अच्छा का कौन सा? छोटा भाग है। और अति उत्तम को क्या है? तो अच्छा का बड़ा भाग है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, शानदार, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, इसमें भी आप सभी को क्या बताना है? तो सही संबंध ही बताना है। और देखो सभी विद्यार्थी क्या करना ना कि हर प्रश्न को खुद से भी सॉल्यूशन करते चलना और हमारे साथ राइट आंसर कमेंट में करते चलना। इससे क्या होगा कि आपका 100% फोकस क्या होगा? प्रश्नों पे होगा और राइट आंसर लाने पे आप सभी को फोकस होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते चलते हो राइट आंसर। समझ लो, इसलिए आप लोग 100% क्लास में देने की कोशिश करना। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या है? आग, और यहाँ पे क्या है? जलन। अब आप सभी को सोचना होगा आग से जलन जिस प्रकार हुआ ना, तो पानी से यहाँ पे उसी प्रकार क्या होगा, किस प्रकार होगा, आप सभी को सोचना समझना होगा। तो कैसे सोचोगे यहाँ पे? तो इस तरह से समझना, इस तरह से कि आग और जलन में क्या रिलेशन है भाई? तो आग और जलन में क्या रिलेशन है? तो यह रिलेशन है कि जब आग होता है ना, क्या होता है? तो जिस प्रकार आग होता है तो आग से क्या फैलता है? तो जलन फैलता है। जलन मीन्स जलना, समझ रहे हो ना? तो आग से क्या फैलता है? तो जिस प्रकार आग से जलन फैलती है, उसी प्रकार पानी से क्या फैलेगा भाई? तो पानी से क्या फैलता है? नदी नहीं,
H2O नहीं, बांध नहीं, क्या होगा तो बाढ़ होगा। यानी इस तरह से समझना कि आग होता है, बहुत सारा आग होगा तो क्या फैलेगा भाई, जलन फैलेगा ना। उसी प्रकार जब बहुत सारा पानी आ जाएगा तो क्या फैल जाएगा, बाढ़ की तरह, जिसे हम बाढ़ कहते हैं, यानी बाढ़ होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर सी निकल के आया, जो कि आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, संख्याओं का सही संबंध बताएं। यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा कि जिस प्रकार 4 से 20 हुआ ना, जिस प्रकार 4 से 20 हुआ है, तो उसी प्रकार 5 से यहाँ पे क्या होगा। इस बार आप सभी को संख्याओं का संबंध बताना है, समझ रहे हो ना। तो किस प्रकार से सोच सकते हो कि आखिर 4 से 20 आया कैसे, तो बोलोगे सर गुना का 5 करेंगे, 4 पचे का 20। लेकिन जब 5 में गुना का 5 करोगे तो 5 पचे 25, 25 देखो किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। यानी यह नियम हमें गलत होगा, यानी दूसरे लॉजिक हमें लगाना होगा, दूसरे तरीका से सोचना होगा कि 4 से 20 लाएं तो लाएं कैसे। तो और किस तरह से सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर आप सभी के माइंड से खेलना चाहा है, तो आप लोग भी एग्जामिनर का माइंड से खेलोगे कैसे, इस तरह से कि 4 से 20 लाना है भाई, तो 4 का पहले हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, लेकिन हमें चाहिए 20, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। अब देखो 4 का स्क्वायर 4 से का 16, 16 और 4 20 आ गया, बोलोगे जी सर आ गया। अब उसी प्रकार हमें यहाँ से सोचना होगा कि 5 से यहाँ पे क्या लावे, तो पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का 5 करेंगे। अब देखो 5 का जब स्क्वायर करेंगे 5 पचे का 25 और 25 प्लस 5 क्या होगा 30, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 5 30, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा 30 होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कि इन प्रश्न में किस तरह से लॉजिक लगाया है, समझ गए हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, वो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या करा है, 4 नंबर का प्रश्न समझना। 4 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसमें आप सभी को किस तरह से सोचना है, किस तरह से समझना है। तो देखो यह प्रश्न जो है ना, जब भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है इस प्रकार से आ जाए तो आप लोग एक स्ट्रक्चर के रूप में ढाल लेना, और उसके बाद राइट आंसर प्राप्त करोगे ना, बहुत ही ईजी और आसान से आ जाएगा। जैसे कि समझना क्या कर रहा है भाई, x जो है, x y का भाई है। देखो x जो है ना, x जो है वह किसका भाई है, तो x जो है ना वह y का भाई है। y का भाई कौन है, x है, तो यह पुल्लिंग होगा, ठीक है। इतना समझो कि x जो है y का भाई है, ठीक है, y का भाई है, यानी दोनों को प्लस के रूप में यहाँ पे दर्शा दिया। अब समझना कि यहाँ पे कर रहा है z है y की पत्नी, z जो है ना वह क्या है, तो y की पत्नी, y यहाँ, और y की पत्नी कौन है, पति पत्नी के लिए भी प्लस का प्रयोग करेंगे, और बाई की पत्नी जेड है, और जेड पत्नी है तो ये स्त्रीलिंग यानी माइनस होगा, और बाई पति है तो ये क्या होगा, पुल्लिंग यानी प्लस होगा। समझ रहे हो। चलो आगे देखो क्या कर रहा है भाई, एफ जो है एक्स का पिता है। एफ जो है ना, एफ जो है वह क्या है, तो एक्स का पिता, एक्स कहाँ यहाँ, और एक्स का पिता कौन है, एफ, और एफ जो है वह क्या है, पिता है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस यानी पुल्लिंग। समझ रहे हो, इतना समझ रहे हो ना। आगे देखो क्या करा है, ई जो है जेड का पुत्र है, ई जो है ना जेड का पुत्र, यानी जेड कहाँ है यहाँ, और जेड का पुत्र कौन है भाई, ई, और ई क्या है, पुत्र, यानी कि प्लस होगा। समझ रहे हो। अब आप लोग प्रश्न को समझना, प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है, करा है ना, ई किस प्रकार एफ से संबंधित है, यानी बताना होगा कि एफ जो है ई को क्या कहेगा, एफ जो है ई को क्या कहेगा। तो देखो यहाँ पे x और y दोनों क्या है, दोनों भाई हैं, x और y क्या है, दोनों भाई, और इसका पिता कौन है, f, और यहाँ पे देखो y और z दोनों पति पत्नी, और इसका बेटा कौन है, e। अब बताना कि f का पुत्र कौन है, y, और y का पुत्र कौन है, e, यानी पुत्र के पुत्र को क्या कहा जाता है भाई, तो यानी f जो है
ई को क्या कहेगा भाई, ई जो है क्या है तो एफ के बेटा का बेटा है, यानी एफ ई को क्या कहेगा तो पोता कहेगा, जिसे आप लोग ग्रैंड सन बोलते हो। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी एफ जो होगा ई को क्या कहेगा भाई, तो एफ जो है ई को ग्रैंड सन बोलेगा, यानी पोता बोलेगा, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। इतना समझ रहे हो, सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो ना। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अब नंबर का प्रश्न देखो क्या है भाई, तो यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसमें हमें किस तरह से सोचना होगा, तो उसी तरह से लॉजिक लगाना है और स्ट्रक्चर के रूप में ढालना है और राइट आंसर का क्या करना है, पता करना है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे जैसे हमें कहेगा ना प्रश्न वैसे वैसे करना है। देखो करा एक्स, एक्स जो है बाई के दादा, देखो पहले एक्स, यह एक्स जो है ना, यह एक्स जो है, ठीक है, यह एक्स जो है वह क्या है तो बाई के दादा। अब बताओ कि दादा यानी बाई के दादा होने के लिए क्या होगा भाई, पहले बाई का पिता होगा, समझना, बाई के पिता होगा, और पिता के जो पिता होगा वह कौन होगा तो बाई के दादा होगा, समझना। बाई के दादा होने के लिए पहले क्या होगा तो बाई के पिता और पिता के पिता दादा। अब देखो बाई जो होगा वह इसको क्या कहेगा, दादा कहेगा। इतना समझ रहे हो सभी विद्यार्थी, इतना हमारी बातों को समझ रहे हो। अब देखो प्रश्न पे आना, प्रश्न का यही लैंग्वेज अगर पकड़ना है, क्योंकि यही लैंग्वेज आप लोग पकड़ लोगे तो बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से सोल्व हो जाएगा यह प्रश्न। देखो कोई ख़ास प्रश्न नहीं है, बस आप लोग को समझना है। करा है ना, बाई के दादा के इकलौते बेटे। अब बताना कि दादा का इकलौता बेटा कौन होगा भाई, तो दादा का इकलौता बेटा कौन होगा तो पिता होगा, यानी बाई के पिता जो होगा वह दादा का इकलौता बेटा होगा, ठीक है। वही ना करा है, बाई के दादा, बाई के दादा का इकलौता बेटा और इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है, यानी x जो है ना, यह जो x है समझना, यह x जो है ना दादा का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा कौन हुआ बाई का पिता, इकलौता बेटा और इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है, यानी इसकी इकलौती बेटी कौन है तो इकलौती बेटी, यानी एक ही बेटी है। इकलौती बेटी कौन है तो इकलौती बेटी x है, और x बेटी है तो यानी स्त्रीलिंग है माइनस है। इतना बात को हमारी समझ रहे हो। बस यही प्रश्न का खेला था कि बाई के दादा, बाई के दादा और बाई के दादा का इकलौता बेटा कौन हुआ बाई के पिता, और बाई के पिता यानी इकलौते बेटे की इकलौती बेटी कौन है तो यह x है। इकलौती बेटी यानी एक ही बेटी जो है बाई के पिता की एक ही बेटी है, तो बाई कौन होगा भाई, भाई होगा, क्योंकि बताना कि बाई के पिता के बस एक ही बेटी है जो x है, तो बाई क्या होगा बेटा होगा ना, यानी पुल्लिंग होगा, प्लस होगा। आगे क्या करा है समझना। अब प्रश्न को देखो, करा है बाई के दादा का केवल एक ही बच्चा है, और यहाँ पे साफ सुथरा कह रहा है कि बाई के जो दादा है ना और दादा का केवल एक ही बेटा है जो बाई के पिता है, समझ रहे हो। अब प्रश्न क्या कर रहा है भाई कि x बाई से कैसे संबंधित है, यानी बाई जो होगा x को क्या कहेगा, तो बाई जो है x को क्या कहेगा भाई तो बहन कहेगा, सिंपल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो इन सभी प्रश्नों में आप लोग को थोड़ा सा पहले लैंग्वेज समझना है कि आखिर प्रश्न कहना क्या चाहता है, उसके बाद आप लोग स्ट्रक्चर के रूप में ढालो ना और फिर राइट आंसर का प्राप्त करोगे। बिल्कुल ही आसान तरीका से आप लोग राइट आंसर प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आया आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी है। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 6 नंबर का प्रश्न क्या है भाई, यहाँ पे दे रखा है ना इसका मान, जैसे कि देखो गुना का योग दे रखा है और जोड़ को गुना दे रखा है, भाग को घटाव दे रखा है और घटाव को भाग, यानी इतना को इतना दर्शाता है, तो इतना का मान क्या होगा आप सभी को बताना होगा। तो क्या करना है, इतना का जैसे जैसे मान करा वैसे वैसे करना है और हमें क्या कर लेना है, हल करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है 20 है, फिर क्या है गुना, देखो गुना को योग दर्शाता है, यानी यहाँ पे जोड़ दो, फिर क्या है 8, फिर देखो क्या है भाग, भाग को क्या दर्शाता है भाई घटाव, तो यहाँ पे 8 होगा, फिर देखो घटाव, घटाव को क्या दर्शाता है भाग, तो यहाँ पे आप लोग भाग दो 4 होगा, फिर जोड़, जोड़ को क्या दर्शाता है तो जोड़ को गुना दर्शाता है, तो गुना 2 और 2,
अब क्या करो, तो इसका हल करो और इसका कैलकुलेशन करो। कैसे? तो बोर्ड मास का प्रयोग करके, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाओ। तो देखो यहाँ पे 20 होगा, प्लस का 8 होगा, माइनस का, अब देखो जब 8 में 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा भाई? तो जब 8 में 4 से भाग दोगे तो 4 दूना का 8, 2 आएगा, और गुना का क्या होगा? 2 होगा ना। अब क्या करो, जब भाग हो गया तो गुना करोगे, यानी 20 प्लस का 8 और माइनस का 2 दूना का 4। अब क्या होगा? 20 और 8 28, और जब 28 में 4 को माइनस करोगे यानी 24, यानी क्या हुआ? 24। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी हुआ, जो कि हमारा क्या है? तो राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा भाई? तो 7 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसमें करा यदि भाग का अर्थ घटाव है, गुणाव का अर्थ जोड़ है, घटाव का अर्थ गुना है एवं जोड़ का अर्थ भाग है, तो इतना का मान क्या होगा? तो देखो जैसे जैसे मान करा है ना, वैसे वैसे हमें रखना है। देखो यहाँ पे क्या है? 7 है, फिर गुना, गुना का अर्थ क्या है? जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दो। फिर क्या है? 3, फिर क्या है भाई? जोड़, जोड़ का अर्थ कहाँ है? तो देखो जोड़ का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे आप लोग भाग दो, और फिर कितना होगा? 2, और फिर क्या हो जाएगा? क्लोज। फिर देखो क्या है? माइनस, माइनस कहाँ है भाई? तो देखो माइनस, यानी घटाव का अर्थ क्या है? गुना, तो यहाँ पे गुना दो, और फिर क्या होगा? 6। फिर देखो क्या है? भाग, भाग का अर्थ क्या है? घटाव, तो यहाँ पे घटाव दो, और फिर 4। अब क्या करो? तो इसका हल करो। तो कैसे करोगे? तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए करोगे। पहले भाग, फिर गुना, और फिर जोड़, और फिर घटाव। अगर कोष्ठ में ना हो तो, लेकिन जब कोष्ठ में हो ना, तो पहले कोष्ठ वाले को हल करते हो। जैसे देखो ये फिर यहाँ पे ब्रैकेट में है, यानी कोष्ठ में दे रखा है, तो पहले हम इसको हल करेंगे, उसके बाद बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हो ना? तो देखो यहाँ पे क्या होगा? 7 प्लस का 3 और बटा का 2 हो जाएगा, इतना होगा ना, और फिर गुना का 6 माइनस का 4, इतना होगा। अब हमें क्या करेंगे? तो देखो जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 7 दूना 14, और 14 और 3 कितना होगा? तो 17, यानी यहाँ पे क्या हो गया? तो 17 और बटा का 2 हो गया, और फिर ये क्या है? गुना का 6 और माइनस का 4 होगा ना। तो देखो यहाँ पे अब क्या करोगे? काटोगे, 2 से काटोगे 6, कितना होगा? 3 मरतम 2 तिया का 6, और 17 गुने का 3 करोगे, 17 तिया का कितना होगा? तो 17 तिया का 51 होगा, और 51 में जब 4 को माइनस करोगे तो कितना होगा भाई? 51 में जब 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 47, यानी 47। बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है? आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो क्या किए? जैसे जैसे मान कर रहा था वैसे वैसे मान रखे, उसके बाद बोर्ड मास का प्रयोग करना है, लेकिन जब कोष्ठ यानी ब्रैकेट में ना हो ना, तब बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। और जब उसमें पहले ब्रैकेट दे रखा हो तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हो ना? तो देखो पहले हम क्या किए? तो ब्रैकेट वाले यानी कोष्ठ वाले को हल किए, उसके बाद हम बोर्ड मास का प्रयोग किए। 47 आ गया हमारा राइट आंसर। समझ गए हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना। 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई? यहाँ पे आप सभी से पूछना चाहता है ना, कह रहा है कि असंगत शब्द का चयन करें। असंगत शब्द का चयन करें, यानी इसका मतलब होता है ना कि यहाँ पे 4 ऑप्शन देखो दे रखा है, 1 2 3 4, और इन चारों ऑप्शन में आप सभी को बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। यानी एक ऑप्शन जो होगा ना वह सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही ऑप्शन को आप सभी को क्या करना है? चयन करना है। तो कैसे सोचोगे? तो देखो इस तरह से समझना कि यहाँ पे क्या है? तो देखो दलाल है, विक्रेता है, और फेरी वाला है। अब आप लोग सोचो कि ये तीनों क्या है? एक समान है। बोलोगे सर कैसे एक समान है? तो हमारी बातों को समझना। अगर हम बात करें दलाल, तो ये दलाल क्या होता है भाई? किसी चीज़ को बिक्री करवाता है, यानी बेचने वाला होता है। समझना, हमारे पहले बातों को समझना। दलाल जो होता है किसी चीज़ को बेचने वाला होता है, किसी चीज़ को बिक्री करने वाला होता है। विक्रेता की बात करें तो यह भी किसी चीज़ को बेचता है, या भी विक्रेता किसी चीज़ को बेचने वाला होता है। फेरी वाला की बात करें तो फेरी वाला जो होता है या भी किसी चीज़ को बेचने वाला होता है, बिक्री करने वाला होता है। लेकिन जब आप लोग उपभोक्ता की बात करते हो
तो उपभोक्ता जो होता है ना वह क्या करने वाला होता है भाई, किसी चीज़ को खरीदने वाला होता है। उपभोक्ता मतलब उपभोक्त करना यानी किसी चीज़ को खरीदना, यानी सबसे अलग जो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि यह खरीदने से संबंध रखता है, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन जो है बेचने से संबंध रखता है। समझ रहे हो? तो आपका राइट आंसर जो होगा उपभोक्ता होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। समझ गए हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना भाई। इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी आप सभी को असंगत शब्द का चयन करना है। यानी यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, मुर्गी, लोमड़ी, कुतिया और मेढा। अब बताओ कि इसमें सबसे अलग ऑप्शन कौन सा और किस तरह से आप लोग सोचोगे। तो कैसे सोचोगे, तो देखो समझना। अगर हम बात करें मुर्गी का, अगर हम बात करें लोमड़ी का, अगर हम बात करें कुतिया का, तो ये तीनों क्या है, तो बोलोगे सर ये तीनों जो है ना वह क्या है, तो ये तीनों स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन हम जब बात करें मेढा का, किसका हम बात करें, तो मेढा का, तो ये क्या है, ये पुल्लिंग है। ये क्या है भाई, तो ये पुल्लिंग है। क्यों, तो मेढा किसे कहा जाता है, समझ रहे हो? मेढा जो होता है ना भेड़, भेड़ समझते हो, भेड़ को मेढा कहा जाता है। और इसीलिए आप सभी को देखो यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, फंसाने के लिए क्या डाल दिया, तो मेढा डाल दिया, यानी ताकि लड़का कंफ्यूज होकर गलत करे। तो देखो ऑप्शन 1 यानी मुर्गी, लोमड़ी और कुतिया क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन मेढा जिसे आप लोग भेड़ कहते हो या पुल्लिंग है। तो सबसे अलग ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि मेढा भेड़ जो है वह पुल्लिंग है। समझो, हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है या फिर किसी ना किसी विभाग का पूछा हुआ प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न को हल्के में ना लेना, सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। समझ रहे हो ना? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न देखो डायरेक्शन वाले प्रश्न है भाई, दिशा वाले हैं। इसमें कैसे सोचना है, तो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हमें राइट आंसर प्राप्त करना है। समझ रहे हो ना? लेकिन इसके लिए आप लोग को कुछ पॉइंट याद होना चाहिए, जैसे कि इस प्रकार से ऊपर की ओर उत्तर कहते हो, नीचे की ओर दक्षिण कहते हो, इधर को पूरब कहते हो और इधर को क्या कहते हो, पश्चिम कहते हो। इतना सभी विद्यार्थी समझते हो ना? अब देखो प्रश्न क्या करा, यदि ए बी के दक्षिण में है, ए जो है ना वह क्या है, तो बी के दक्षिण में, यानी बी यहाँ है तो बी के दक्षिण, और दक्षिण देखो नीचे की ओर कहते हो, तो बी के दक्षिण में कौन है भाई, ए जो है बी के दक्षिण में, यानी बी के दक्षिण में कौन है, ए। यहाँ पे आ गया ना? समझ रहे हो? आगे करा सी जो है ना बी के पूरब में, बी कहाँ है, यहाँ, और पूरब किस दिशा को कहते हो, तो पूरब इस दिशा की कहते हो। देखो इस दिशा को कहते हो पूरब, और पूरब क्या कर रहा है, तो सी जो है ना बी के पूरब में, यानी सी कहाँ है भाई, तो सी यहाँ पे है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को समझना। तो ए सी से किस दिशा में है, यानी ए, यह जो ए है ना वह सी से किस दिशा में है भाई, तो ए जो है, अगर हमें बताना है कि सी, ए जो है सी की किस दिशा में, तो सी के यहाँ सी है और सी के किस दिशा में, ए है, तो देखो इस दिशा में। ए जो है सी के किस दिशा में है भाई, तो सी से किस दिशा में, ए है, और इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो देखो इस दिशा ए कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, और इधर से क्या कहते हो, तो इधर से दक्षिण कहते हो, और इधर से क्या कहते हो, तो इधर से पश्चिम कहते हो। यानी ए जो है सी से किस दिशा में, तो सी से इस दिशा में है, और इस दिशा को क्या कहते हो, तो दक्षिण और पश्चिम बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी दक्षिण पश्चिम होगा, जो कि आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो? तो ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण और पश्चिम। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो भाई, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। जो न्यू हो ना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आप लोग को 2024 सिलेक्शन लेना है तो ऐसे प्रश्नों पे तो प्रैक्टिस करना आप सभी को अति आवश्यक है, क्योंकि आप सभी का सिलेक्शन जब होगा जब आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करोगे, वैसे प्रश्न पे जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित हो। और इस परिवार के माध्यम से आप सभी को सुबह और शाम इसी पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस कराया जाता है। समझ रहे हो? तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।
चलो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। 11 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह भी प्रश्न डायरेक्शन का प्रश्न है। इसमें भी आप सभी को वही पॉइंट याद रखना है कि ऊपर की ओर उत्तर कहते हो, नीचे की ओर दक्षिण कहते हो, इधर को आप लोग पूरब कहते हो और इधर को आप लोग क्या कहते हो, तो इधर को आप लोग पश्चिम कहते हो। इतना समझते हो ना। देखो अब प्रश्न क्या करा अशोक अपने घर से उत्तर की ओर 2 घंटे चलता है। देखो उसका घर, मान लो अशोक का घर यहाँ है, ठीक है, अशोक कोई लड़का है, उसका घर यहाँ, और क्या कर रहा है भाई, तो कह रहा है कि 2 घंटे उत्तर की ओर चला। उत्तर की ओर कहाँ, ऊपर की ओर। कितना चला, तो 2 घंटा, ठीक है। करा उसके बाद वह दाहिने तरफ मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। देखो कहाँ मुड़ा उसके बाद, तो उसके बाद हुआ दाहिने तरफ मुड़ गया, यानी दाहिने तरफ मुड़ गया और कितना चला, तो 1 किलोमीटर। और दाहिने किधर होगा, यहाँ से दाहिने, तो देखो इधर से दाहिने इधर होगा, और कितना चला, तो 1 किलोमीटर चला, दाहिने तरफ चला ना। आगे देखो क्या कर रहा है, फिर वह दाहिने तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ आया ना, तो यहाँ आने के बाद क्या किया कि दाहिने तरफ पुनः चला, और दाहिने तरफ कहाँ होगा भाई, यहाँ होगा, और कितना चला, तो 2 किलोमीटर चला, ठीक है। करा अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब देखो प्रश्न समझना कि प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी वह किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, यानी नीचे की ओर। और नीचे की ओर किस दिशा कहते हो, तो दक्षिण दिशा। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण दिशा जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना भाई। इसमें क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न देखो कैलेंडर का प्रश्न है। इसमें आप लोग किस तरह से सोच सकते हो, तो देखो इस तरह से सोचना करा, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो, समझना, तो 1 नवंबर को होगा कौन सा दिन, बताना होगा। तो देखो यानी 1 अक्टूबर का कहने का मतलब है ना कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिन है, रविवार है, तो 1 नवंबर यानी 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, जो बताना होगा। तो सबसे पहले आप सभी को सोचना होगा कि अक्टूबर माह में कितने दिन होता है। तो देखो अगर हम बात करें अक्टूबर माह का, तो अक्टूबर माह में ओवरऑल दिनों की संख्या कितना होता है भाई, 31 दिन होता है। 31 दिन होता है, 31 दिन होता है ना। लेकिन कह रहा है 1 अक्टूबर को रविवार है, यानी 1 तारीख को रविवार है, यानी कि समझना कि 31 दिन होता है। 31 दिन में कह रहा है 1 तारीख को तो रविवार है, यानी 1 दिन हो गया, यानी 1 दिन घटा दो, तो कितना दिन बचा अक्टूबर महीना में, 30 दिन बचा, यानी अक्टूबर माह में 30 दिन बचा ना, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो कह रहा है कि 1 अक्टूबर को रविवार है, यानी 31 दिन में 1 दिन को घटा दो, 30 दिन बचा। आगे क्या कर रहा है, तो 1 नवंबर को, यानी अगले महीना, अक्टूबर के बाद क्या आता है, तो अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर महीना में कौन दिन, तो 1 नवंबर, यानी 1 दिन। 1 दिन क्या करो, तो इसमें जोड़ दो। अब ओवरऑल दिनों की संख्या कितना हो गया, तो 31 दिन हो गया। ओवरऑल दिनों की संख्या कितना हो गया भाई, 31 दिन। अब इस 31 दिन में क्या करो, तो इस 31 दिन में आप लोग 7 से भाग दे दो। क्यों भाई, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, यानी आज जो दिन है ना, वह 7 दिन के बाद फिर क्या होगा, वही दिन होगा ना। तो देखो 7 से भाग दोगे कितना होगा, तो 7 चौका 28, कितना होगा 28, यानी शेष कितने दिन बचा, तो शेष 3 दिन बचा, यानी रैंडम 3 दिन बचा। अब क्या करो कि इस 3 दिन में इस रविवार को इस 3 दिन में जोड़ दो, यानी रविवार में 3 दिन जोड़ दो, तो क्या होगा, रविवार में 3 दिन जोड़ोगे भाई क्या आएगा, तो देखो रविवार में 3 दिन जोड़ो, सोम, फिर क्या होगा मंगल और बुध, यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा बुधवार होगा। यानी अगर 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को बुधवार होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, राइट आंसर का प्राप्ति कर पाओगे। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 3। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है, यह देखो क्या है, तो घड़ी वाले प्रश्न। इसमें कैसे कर रहा है कि संदीप घड़ी पहनता है। देखो कोई लड़का नाम है क्या, संदीप। संदीप क्या करता है, तो घड़ी पहनता है, ठीक है, मैं मान लिया। कह रहा है 6 PM यानी 6 बजे उसकी घड़ी
कि मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर थी। देखो 6 बजा ना, तो 6 बजे क्या हुआ, उसका मिनट की सुई कहाँ था भाई, तो उत्तर दिशा में था। तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगा बताना होगा। तो देखो इस तरह से पहले आप लोग ये पॉइंट समझते हो कि ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर की ओर पूर्व कहते हैं और इधर की ओर क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं। समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो संदीप एक लड़का है जो घड़ी पहना है, और घड़ी देखो मैं मान लिया इस तरह से, घड़ी क्या होता है, गोल होता है, और इधर इधर क्या होता है भाई, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, और यहाँ पे 9 होता है। इस तरह से समझते हो ना, समझते हो। अब देखो क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है 6 PM पर उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में। देखो मिनट वाली सुई किस तरह से होता है, मिनट वाला बड़ा होता है, यानी मिनट वाली सुई जो है वह कहाँ है, उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर। देखो 6 पहले कैसे बजेगा समझना। 6 बजने के लिए क्या होगा, तो घंटे वाले सुई जो होगा, छोटा वाला सुई वह क्या होगा, 6 पर होगा, यानी 6 वाला मिनट की सुई, यानी घंटे वाली सुई छोटा होगा तो 6 पे होगा, और मिनट वाली सुई क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ऊपर की ओर 12 पे होगा। अब कह रहा है ना कि उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर की दिशा, और उत्तर की दिशा यानी ऊपर की ओर क्या कहते हैं, उत्तर की दिशा। तो कह रहा है ना कि घंटे वाली सुई, और घंटे वाली सुई देखो नीचे की ओर छोटा है, और नीचे की ओर क्या कहते हो, तो दक्षिण कहते हो। तो कह रहा है घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर होगा, यानी नीचे की ओर होगा। नीचे की ओर क्या कहते हो, दक्षिण। बोले तो ऑप्शन नंबर 4, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 है। समझ गए हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 14 नंबर का प्रश्न। देखो 14 नंबर का जो प्रश्न है ना, कह रहा है श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी श्रृंखला को आप सभी को बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखो कि यह श्रृंखला जो है किस प्रकार का भाई। तो देखो यह जो श्रृंखला है ना, यह श्रृंखला धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है भाई, तो देखो समझना। अगर हम बात करें कि 2 से कहाँ गया, 5 पे, 2 से 5 पे गए तो क्या हुआ, तो प्लस का बोलोगे सर 3 हुआ। फिर 5 से 10 पे हुआ तो क्या हुआ, प्लस का 5 हुआ। फिर 10 से 17 हुआ, प्लस का 7 हुआ। और 17 से 26 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो प्लस का कितना हुआ, 9 हुआ। 9 7 16 और 1 बकाया 2, यानी 26। अब उसी प्रकार जब अगले पद हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो क्या हो रहा है, पहले प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7 और प्लस का 9। तो इस बार कितना होना चाहिए, तो देखो 2 2 के अंतर में बढ़ रहा है, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2, इस बार कितना होना चाहिए, 11, यानी प्लस का 11 होना चाहिए। अब 26 में जब 11 को जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, तो देखो 6 और 1 7 होगा, और 2 और 1 3 होगा, यानी 37 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखो 4 में है 37, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 है। समझ रहे हो। तो राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर 4। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 15 नंबर का प्रश्न। देखो 15 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह भी आप सभी को सीरीज वाले हैं, श्रृंखला वाले प्रश्न है। देखने में तो बहुत बड़ा बड़ा संख्या लग रहा है कि इतना 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 है, तो अगले क्या होगा, तो हमसे नहीं होगा। देखो समझना, जब भी कोई प्रश्न आ जाए ना बड़ा लैंग्वेज में, बड़ा देखने में लगे, तो वह बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व होगा। बस आप सभी को थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, उस प्रश्न पे देखने के बाद घबराना नहीं है, आप लोग राइट आंसर प्राप्त कर लोगे आसान तरीक़ा से। अब आप लोग सोचो कि 25 से 125 कैसे हुआ, 125 से इतना इतना इतना, तो अगले पद क्या होगा भाई, अगले पद को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीक़ा से इसमें किया है, कोई भी लॉजिक नहीं लगाए। जैसे कि देखो अगर 25 से 125 जाएंगे तो हम क्या करेंगे, गुना का 5, 25 5 का 125, 125 से गुना करेंगे कितना में, तो 125 से हमें लाना है 625, तो 125 में गुना 5 करेंगे ना, 125 गुने का 5, 125 गुने का 5 625 होता है ना। अब उसी प्रकार से जब हम क्या करेंगे, 625 से हम
3125 लाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, तो इसमें भी गुना का 5 करेंगे। तो देखो 5 पचे का 25 और 5 दूना 10 और 10 और 2 12, बाकी 1 और 6 पचे 30 1 31, आया ना 3125। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे भाई, इसमें कितना लाएंगे, 3125 से हमें लाना है 15625। तो क्या करेंगे, इसमें भी 5 गुना करेंगे। तो 5 पचे 25, 5 बाकी 2, 5 दूना 10 2 12 और फिर 31 दूना का 100, यहाँ पे क्या होगा तो 60, 5 एकम 5 और 1 बकाया कितना होगा 6 और 5 तिया का 15। देखो 15625 आया ना। अब क्या चल रहा है, तो गुना 5 का सीरीज चल रहा है। तो अगले पद निकालेंगे तो हम भी क्या करेंगे, गुना का 5 करेंगे। गुना का 5 करेंगे ना, तो देखो जब हम गुना का 5 करेंगे और पहली संख्या 5 है और यहाँ पे 5 करना है, तो 5 पचे 25 यानी पहली संख्या कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब देखो सबसे एग्जाम में कैसे करोगे, तो देखो पहली संख्या हम 5 गुना करेंगे 25 यानी 5 आना चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर ये कट गया, ऑप्शन नंबर ये कट गया, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके अंत में भी 5 है और इसके अंत में भी 5 है, तो हमें गुना करना पड़ेगा। कैसे, तो देखो 5 पचे 25 के 5 बाकी बचा 2, 5 दूना 10 और 10 और 2 12, 12 के 2 बाकी 1 और 6 पचे 30 1 31 के 1 बाकी कितना बचा 3 और 15 फिर क्या बचा 15, 15 पचे 75 और 75 और 3 कितना होगा भाई, तो 78, यानी 78,125 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो 78,125 जो है ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर बोले तो 1। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 16 नंबर का प्रश्न। इसमें आप सभी से क्या पूछ रहा है भाई, तो यह भी देखो श्रृंखला वाले प्रश्न है। इसमें आप सभी को कैसे सोचना है, इसमें आप सभी को अल्फ़ाबेट से और संख्या से दोनों से सीरीज बना रखा है। यानी देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट ए दे रखा है, जेड दे रखा है और 9 भी दे रखा है, एक्स दे रखा है, डी दे रखा है, 7 भी दे रखा है। इसी प्रकार से यहाँ पे प्राप्त करना है, तो यहाँ पे मिक्स दे रखा है, यानी अल्फ़ाबेट और सीरीज दोनों दे रखा है। तो कैसे करोगे समझना। अगर हम बात करें इस तरह से, किस तरह से भाई, तो यहाँ पे कि देखो 9 से कहाँ गया 7, तो क्या हुआ माइनस का 2 हुआ, क्या हुआ माइनस का 2 हुआ। फिर देखो 7 से अगले पद हम जाएंगे तो क्या करेंगे, तो अगर यहाँ भी हम माइनस का 2 करते हैं तो संख्या में कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। पहले हम संख्या को देखते हैं। फिर देखो 5 से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो देखो 3 प्राप्त हो रहा है, बोलोगे जी सर। और 3 में फिर हम पुनः 2 को माइनस करेंगे तो देखो 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 1 है ना, बोलोगे जी सर 1 है। यानी क्या चल रहा है, तो संख्या में -2 का सीरीज चल रहा है, यानी -2 का सीरीज में अगर हम संख्या वाले में चला तो हमें 5 प्राप्त हुआ। अब देखो किसके बीच में 5 है, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर 4, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि ओनली वन देखो बीच में 5 है, यानी जो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे सोचना होगा और समझना होगा। ठीक है, समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो क्या कर रहा है भाई, तो 17 नंबर का प्रश्न। इसमें आप लोग कैसे सोच सकते हो, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे दे रखा है कि ए को 2 कहा जाता है, एम को 26 और जेड को 52, इतना का कोड वर्ड में किया जाता है, तो इतना के वर्णों का योग क्या होगा बताना होगा। कैसे सोचोगे तो समझना। सबसे पहले देखो ए को क्या लिखा, तो ए को 2 लिखा। फिर यहाँ पे देखो एम को कितना लिखा भाई, तो एम को 26 लिखा। एम को कितना लिखा, तो एम को 26 लिखा। फिर देखो जेड को कितना लिखा, तो जेड को 52 लिखा। अब देखो इतना से इतना लिखा, कैसे लिखा, तो देखो समझना हमारी बातों को। अगर हम बात करें एक अल्फ़ाबेट पोजीशन, वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 1 होता है। एम का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है और जेड का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 26 होता है। लेकिन देखो ए का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा, तो 1 में गुना का कितना कर दिया, 2 कर दिया, तो देखो 2 लिखा ना। एम का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, 13 से यहाँ पे देखो 26 लिखा, तो क्या किया 13 में गुना का 2 किया, 13 दूना का 26, देखो यहाँ पे 26 आ गया।
फिर जेड है, जेड का अल्फ़ाबेट पोजीशन 26, 26 में गुना का 2 करेंगे तो 26 दूना का 52। देखो आ गया ना। यानी क्या किया ना कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में क्या किया तो गुना का 2 कर दिया और सभी का कोड वर्ड देखो यहाँ पे प्राप्त कर लिया। तो इसका भी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 2 गुना करेंगे और सभी को जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो क्या है, सी है, ए है, बी है। अब देखो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 2, यहाँ सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और बी का 2। अब क्या करना है तो सभी में 2 गुना करना है। तो देखो इसमें भी गुना का 2, इसमें भी गुना का 2, इसमें भी गुना का 2। तो 3 दूना का 6 होगा, प्लस 1 गुना का 2 होगा और प्लस 2 गुना का 2 4 होगा। तो 6 और 4 10 और 2 12, यानी क्या आया हमारा राइट आंसर 12 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा राइट आंसर। समझ लो तो कैसे किए, तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 2 गुना किए और सभी को जोड़ दिए, हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना भाई। इसमें क्या कर रहा है, अगर इतना का कोड वर्ड इतना है, इतना का इतना है, तो इतना का क्या होगा आप लोग को बताना है। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका से समझना। क्या करा है, LOG क्या है भाई, तो L है, O है, G है, फिर I है, C है और A है और L है। इतना का हमें क्या बताना है, कोड वर्ड बताना है। तो देखो अगर हम पहले L का पता करते हैं तो देखो इसमें या फिर इसमें कहीं L का कोड वर्ड है, बोलोगे सर है। इसमें देखो अंत में L है और अंत में L का कोड वर्ड 6 है। फिर देखो O देखो इसमें दूसरे नंबर पे 8। G की बात करें, G देखो इसमें अंत में क्या है 3। I की बात करें तो I देखो इसमें कहाँ है, तो इसमें तीसरे पे है और तीसरे पे 2 है। फिर देखो C कहाँ है यहाँ पे, तो C का कोड वर्ड देखो इसमें पहले और पहले पे क्या है 4, तो यहाँ पे 4 होगा। A की बात करें तो A यहाँ पे कहाँ है, तो देखो A दूसरे पे है और दूसरे पे क्या है 0, तो यहाँ पे 0 होगा। L की बात करें तो L का कोड वर्ड देखो कहाँ है यहाँ, और L का कोड वर्ड अंत में क्या है तो 6, यानी यहाँ पे क्या होगा 6। अब आप लोग बताना यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को 68 32 40 6। तो देखो अगर हम बात करें 68 32 40 6, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या है राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना भाई। इसमें क्या आप सभी से पूछना चाहता है, तो देखो करा है, या भी कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है। करा यदि पानी को भोजन कहते हैं, समझना, पानी को भोजन कहा जाता है, भोजन को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को आकाश कहा जाता है, आकाश को दीवार कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा जिस पर फल निकलता है। अब बताना आप लोग कि फल किस पे निकलता है भाई, तो पेड़ पे। और यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि पेड़ को आकाश कहा जा रहा है, पेड़ को क्या कहा जा रहा है, पेड़ को आकाश कहा जा रहा है, यानी फल किस पे निकलेगा तो आकाश पे निकलेगा। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। समझ गए हो, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे क्या कर रहा है 20 नंबर वाले प्रश्न में, देखो कह रहा है यदि इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पे क्या है, W है, O है, L है, F है। वुल्फ को क्या लिखा जा रहा है, इस तरह से समझना, क्या है W है, O है, L है और F है। इतना को क्या लिखा, तो बाई लिखा, Q लिखा, N लिखा, H लिखा। समझ रहे हो ना, यानी इतना का इतना में कोडवर्ड किया है, तो इतना को इतना हम कैसे करेगा। तो सबसे पहले हमें सोचना होगा कि आखिर इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा, कौन सा लॉजिक के आधार पे लिखा, वही लॉजिक ना हमें प्राप्त करना है। तो देखो समझना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले में इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो जैसे देखो W का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 होता है, O का 15 होता है
और फिर एल का कितना होता है 12 होता है और एफ का 6 होता है, समझो। फिर देखो बाई का कितना होता है भाई 25 होता है और क्यू का 17 होता है, एन का 14 होता है और एच का कितना होता है 8 होता है ना। अब आप लोग यहाँ पे लॉजिक लगाना शुरू करो। कैसे? तो देखो अगर हम बात करें कि W से बाई पे चलते हैं यानी 23 से 25 पे चल रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, तो 23 से 25 पे चल रहा है यानी प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है ना। फिर देखो O से Q पे जाएंगे यानी O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 है और Q का 17, 15 से 17 पे जा रहे हैं तो यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। L से N पे जा रहे हैं, L का 12 N का 14 तो 12 से 14 पे जा रहे हैं यानी यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। F से H पे जा रहे हैं, F का 6 H का 8 यानी यहाँ पे 6 से 8 पे जा रहे हैं यानी यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। तो हमें पता चला ना कि इतना से आखिर इतना कोड वर्ड लिखा तो +2 किया है, तो इतना से हमें इतना का कोड वर्ड पता करना है तो क्या करना है, सभी में हमें +2 करना है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे SENT है, यहाँ पे क्या है S है, E है, फिर N है और T है, इतना है। तो इतना का हमें क्या करना है, कोड वर्ड पता करना है। तो S का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, यहाँ पे 19 होता है। क्या होता है भाई, S का 19 होता है, फिर प्लस का करेंगे, सॉरी यहाँ पे 19 होगा। फिर यहाँ पे क्या है E का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो E का 5 होता है। फिर N का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 14 होता है और T का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है ना। अब क्या करना है कि सभी में हमें प्लस का 2 करना है। जब हम 19 में प्लस का 2 करेंगे तो 19 और 2 कितना होगा, तो 19 और 2 होगा कितना, तो 21 और 21 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है, तो U का होता है यानी यहाँ पे क्या होगा U होगा। फिर देखो हम क्या करेंगे, तो हम 5 यानी E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 7 जो होता है वह किसका होता है, तो G का यानी यहाँ पे G होगा। फिर देखो N में भी हम प्लस का 2 जोड़ेंगे तो N का 14 में 2 जोड़ेंगे 16 और 16 जो होता है वह किसका होता है भाई, तो P का होता है यानी यहाँ पे क्या होगा P होगा। फिर देखो हम क्या करेंगे 20 में भी प्लस का 2 जोड़ेंगे तो 20 और 2 22 और 22 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है, तो V का यानी यहाँ पे V होगा। तो हमें क्या आया, तो हमें UGP आया। कौन सा ऑप्शन में है, देखो UGP भी बोले तो ऑप्शन नंबर 4 में, यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में क्या किया, तो +2 किया और राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 21 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यह प्रश्न क्या है, तो यह कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है। देखो करा है ना कि सभी सुअर गंदे हैं। देखो सभी सुअर यानी जितने भी यहाँ पे सुअर है ना, क्या है भाई, तो जितने भी यहाँ पे क्या है सुअर, यह सभी सुअर क्या है, तो यह सभी सुअर किसके अंदर आ जाएगा, तो सभी सुअर गंदे के अंदर आ जाएगा, गंदे के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि सभी गंदे कीचड़ युक्त होते हैं, यानी यह जितने भी गंदे हैं ना वह क्या होते हैं, तो कीचड़ युक्त होते हैं। क्या होता है, कीचड़, सभी गंदे क्या होते हैं, तो कीचड़ युक्त होते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें निष्कर्ष पे जाना है कि निष्कर्ष क्या कर रहा है। तो देखो निष्कर्ष क्या कर रहा है कि कुछ कीचड़ युक्त सुअर हैं। कीचड़ युक्त कहाँ, यहाँ, सुअर कहाँ, यहाँ, तो कुछ कीचड़ युक्त यानी कीचड़ युक्त कुछ सुअर हो सकता है। बोलोगे जी सर हो सकता है, यानी निष्कर्ष एक सही है। कर रहा है कुछ कीचड़ युक्त गंदे हैं, यानी कुछ कीचड़ युक्त यहाँ है और गंदे यहाँ है, यानी कुछ कीचड़ युक्त जो है वह गंदे हो सकते हैं। तो देखो गंदे जो है कीचड़ युक्त के अंदर है, तो यानी कुछ हो सकता है, यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा कि दोनों का दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 22 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है। 22 नंबर का प्रश्न देखो, यह प्रश्न देखो 2 बार रिपीट हो गया, समझो। देखो अगला प्रश्न यह क्या कर रहा है, कुछ सुअर गंदे, ये भी यानी दोनों एक बार रिपीट हो गया। अब देखो 23 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। तो 23 नंबर का प्रश्न देखो कर रहा है कि किसी पंक्ति में सिरे से ए का स्थान 13वां है। ठीक है, कोई पंक्ति है, कोई पंक्ति में सिरे से यानी ऊपर से, पहले से क्या कर रहा है, तो ए का स्थान 13वां, तो दूसरे सिरे से 18वां है,
तो पंक्ति में खड़े लड़कों की कुल संख्या क्या होगा। देखो यहाँ पे आप सभी को बताना है, यहाँ पे प्रश्न करा है ना कि एक पंक्ति है, एक पंक्ति इस तरह से करा है, पहले सिरे पे यानी पहले सिरे से एक स्थान 13वां है, ठीक है, मैं मान लिया, और करा है दूसरे सिरे से यानी इस दूसरे सिरे से उसका स्थान कैमा है तो 18वां है, और इस पंक्ति में ओवरऑल क्या है तो लड़कों की संख्या कितना है जो आप सभी को बताना है। तो कैसे होगा, तो देखो इस तरह से समझना कि जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी से पूछे ना तो यहाँ पे इस तरह से ट्रिक अप्लाई करना कि कुल बराबर यानी कुल स्टूडेंट बराबर क्या होगा, टोटल स्टूडेंट बराबर कुल बराबर होता है, क्या होता है भाई, तो यहाँ पे ऊपर से क्या होता है, ऊपर से और प्लस का नीचे से, ऊपर प्लस नीचे और माइनस का 1, या फिर इस तरह से भी दे दिया जाएगा दाएं से और बाएं से इतना है, दाएं से इतना है, तो टोटल विद्यार्थी क्या होगा। तो इसमें क्या कर रहा है, पहले से यानी यहाँ पे क्या होगा पहले से, और यहाँ पे क्या होगा दूसरे से, यानी पहले से और दूसरे से दोनों को जोड़ देना और माइनस का 1 कर देना, और यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या कर रहा है भाई प्रश्न, समझना कराई, किसी पंक्ति में पहले सिरे से एक का स्थान कितना है तो 13वां, यानी पहले सिरे से यानी एक सिरे से यानी ऊपर वाले सिरे से कितना है 13वां, और कह रहा है दूसरी सिरे से कितना है भाई यानी नीचे वाले सिरे से कितना है तो 18वां, यानी ये दोनों को जोड़ देना है और माइनस का 1 करना है, और हमें क्या करना है कुल विद्यार्थी की संख्या यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या प्राप्त करना है ना। तो कुल विद्यार्थी की संख्या प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, तो 13 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, तो देखो 8 और प्लस 3 को जोड़ेंगे क्या होगा, 8 और 3 11 के एक बाकी होगा 1, और 1 1 2 और 1 बकाया 3 और माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो 31 में जब 1 को घटाओगे यानी क्या होगा 30 होगा, यानी कुल विद्यार्थी की संख्या की बात करें तो कितना होगा 30 होगा, यानी 30 होगा, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा तो 30 होगा, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त कर सकते हो कि जब भी कुल विद्यार्थी पूछे ना तो या तो ऊपर से दिया जाएगा या नीचे से, तो ऊपर प्लस का नीचे माइनस का 1 होगा, या दाएं बाएं दे दिया जाए तो इस तरह से होगा, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान दे दिया जाए तो इस तरह से होगा, यानी एक स्थान प्लस दूसरे स्थान माइनस का 1 कर देना है और टोटल विद्यार्थी की संख्या काउंट कर लेना है, समझ रहे हो। तो राइट आंसर क्या हुआ तो 30 हुआ आपका, बिल्कुल से। तो चले हम सब नेक्स्ट पे, तो देखो 24 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या करा है तो देखो 24 नंबर का जो प्रश्न है ना, कराए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाहिने से 23वां स्थान एवं बाएं से 14वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा। देखो यहाँ पे आप सभी को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर किस तरह से लॉजिक लगाया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे, इस तरह से समझना, यहाँ से पहले ये समझो, इतना पहले समझ लो, यहाँ से ए होता है और अंत किसका होता है, जेड तक अंत होता है, यानी ए से शुरू होता है और जेड तक अंत होता है। इधर से आप लोग क्या कहते हो, तो इधर से आप लोग क्या कहते हो, तो इधर से आप लोग इधर क्या कहते हो तो बाएं कहते हो, और इधर क्या कहते हो तो दाएं कहते हो, समझ रहे हो ना। अब प्रश्न क्या करा है समझना, प्रश्न करा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 23वां यानी इधर से जेड से चलना है कैमा स्थान पे, तो 23वां स्थान पे, समझना। और क्या कर रहा है बाएं से 14वां, बाएं से यानी यहाँ से कहाँ चलना है तो 14वां स्थान पे चलना है। इस तरह से यहाँ तो समझ गए हो। अब देखो प्रश्न इस तरह से सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है, करा अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 23वां स्थान और बाएं से 14वां। अगर हम बाएं से 14वां स्थान पे चलते हैं तो 14वां स्थान पे क्या होता है भाई, तो 14 किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है तो एन का, यानी क्या होगा तो एन होगा, यानी क्या होगा एन होगा। यानी इस तरह से हम चलते हैं, समझना। यहाँ पे ए है, यहाँ पे जेड है। अगर हम यहाँ से क्या चल कर रहा है कि दाहिने से 23वां, पहले दाएं से चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम दाहिने से चलते हैं तो देखो दाहिने से हम कहाँ चलेंगे 23वां पे, तो 23वां पे कौन आएगा, तो दाहिने से अगर हम 23वां पे चलते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, डी प्राप्त होगा 23, क्योंकि डी देखो होगा, डी के पहले क्या होगा तो यहाँ पे तो ए हुआ, बी हुआ और सी हुआ,
और फिर डी होगा, अगर डी 23 है तो ये 24 होगा, ये 25 होगा, ये 26 होगा। समझ रहे हो ना। यानी क्या हुआ, तो यहाँ पे हमें पता चला कि अगर हम दाहिने से 23वां चलते हैं तो हमें डी प्राप्त होता है। अगर हम कह रहा है उसके बाद एवं बाएं से 14वां, अगर यहाँ से चलते हैं कहाँ पे, बाएं से, और बाएं से कहाँ पे चलना है, तो 14वां स्थान पे, यानी 14वें स्थान पे। अब बताओ कि 14वें स्थान पे यानी 14 जो होता है वह किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, तो बोलोगे एन का होता है। यानी एन स्थान, 14वें स्थान पे कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। और इधर से कौन सा आया, तो 23वें स्थान पे कौन आया, तो 23वें स्थान पे डी आया। अब आप लोग को बताना है कि डी और एन के बीच में कितने संख्या होता है। तो देखो यहाँ पे लिख लो ना, डी होता है, ई होता है, एफ होता है, जी होता है, एच, आई, जे, के, एल, एम और एन होता है। अब बताओ इतना के बीच में क्या आप सभी को दिख रहा है, तो बोलोगे दो इधर से, दो इधर से, दो इधर से और दो इधर से, फिर देखो एक इधर से और एक इधर से, यानी बीच में क्या बचा, तो बीच में आई बचा। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यानी कि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में दाहिने से 23वें स्थान चलते हैं, दाहिने से 23वें स्थान पे चलते हैं तो डी आता है, एवं बाएं से 14वें स्थान पे चलते हैं तो एन आता है, और इन दोनों के बीच में बीच की अक्षर कौन सा होगा, तो बीच की अक्षर आई होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 25 नंबर का प्रश्न समझना। यह जो 25 नंबर का प्रश्न है ना, यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका का प्रश्न है। बस आप सभी को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि आप पर्याप्त संख्या बताने, यानी लुप्त संख्या कि यहाँ पे क्या होगा। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ सभी विद्यार्थी को, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। जो चैनल पे न्यू हो, पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।